सर आपका नाम? मेरा नाम है विक्रांत डोगरा। ठीक। मैं सेक्रेटरी हूँ JKDCUL। ये जम्मू कश्मीर में एक स्टेट लेवल कोऑपरेटिव यूनियन है और इसी के साथ में वाबस्तगी है मेरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, जो जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हैं, कार्यरत हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कृषि कानूनों में अपना समर्थन देने के लिए, और उसके पीछे मेरा जो अपना मानना है, जो हमारी टीम है, हमारे मेंबर्स हैं, हम कहते हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं इनको आप आइसोलेशन में मत देखिए। अगर आप देखें कि इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प लिया। उसी के साथ आज यहाँ पे बात भी चली कि वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोर की एक चेन, एक पूरा जाल बिछाया जाएगा पूरे देश के अंदर। उसी के साथ जो एक लिबरलाइजेशन है, इसे हम एक मार्केट लिबरलाइजेशन की तौर पे क्यों नहीं देख पा रहे? तो 1-2 इश्यूज़ को जो सॉल्व किया जा सकता है जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होती है, तो कोई ऐसे मसले नहीं हैं कि शायद उनकी बात को ना माना जाए। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी रास्ता चल के ही पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो एकदम ही उसके विरोध में आ जाना और ऐसा ड्रास्टिक स्टांस जो है वो एक शायद फार्मर्स के हित में नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ को रोकने के फेवर में नहीं, रादर उसे इम्प्लीमेंट करने के फेवर में है। ठीक है सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं ये पूछूँ कि जम्मू कश्मीर के किसानों को इस कानून से क्या फ़ायदा, क्या लाभ होगा, ये बताइए। आप देखें कि ऑलमोस्ट हम 1-1.5 साल से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट थी, स्पेशल स्टेट थी। उसके बाद धारा 370 को हटाया गया, तो अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बासमती जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक प्रोडक्ट है। उसके साथ वहाँ पे गेहूँ भी उगता है। वहाँ पे कश्मीर वादी में सेब को पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है। सैफरॉन की बात प्रधानमंत्री ने भी अभी मन की बात में की थी। तो ये देखें कि मार्केट खुलने से, और मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगा कि जैसे हमारी वाबस्तगी डेयरी से भी है, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले जो दाम थे वो स्टेट खुद फिक्स करती थी, लेकिन किसान फिक्स नहीं करता था। तो हमें ये एक उम्मीद जगती है कि अगर ये बात की जा रही है कि किसान अपनी प्रोड्यूस का खुद मालिक है, वो खुद तय करेगा कहाँ बिकेगी, कितने की बिकेगी, कैसे बिकेगी, उसके हाथ में आज ये ताकत आ रही है, तो इस ताकत को आने देना चाहिए। और इसके जो डूज़ एंड डोंट्स हैं या इसकी जो बुराइयां हैं, जो इसके डिमेरिट्स हैं, वो इस्तेमाल करके पता चल सकता है, लेकिन उसमें बदलाव की फिर भी गुंजाइश रहेगी। लेकिन ऑल द सडन उसको सैबोटाज किया जाए, ये एक हमारी स्टेट में भी एक व्यू है कि इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है, क्योंकि हम पूरे देश के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम भी नेशनल लेवल पे आना चाहते हैं, जैसे बाकी बड़ी स्टेट्स में बड़े संगठन हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी सहकारिता, हमारी कोऑपरेटिव्स जो लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, वो भी नेशनल लेवल पे आके अपनी बात कर पाएँ, अपने हित की बात कर पाएँ और ख़ास तौर पे अपना व्यापार कर पाएँ। क्योंकि इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो सकती है, खेती इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? इस और एक ये नया कदम है, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में देखा जा रहा है। जब आप 10,000 FPOs को और वेयर हाउसिंग को, इन सारी चीज़ों को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ के देखेंगे, तो शायद रिज़ल्ट आपको 1-2 साल के अंदर नहीं, कुछ महीनों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और एक पॉजिटिव व्यू रखने की ज़रूरत है। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कर रहा है। आंदोलन रेवोल्यूशन है, किसान विरोध कर रहा है। आंदोलन तो फार्म बिल्स के साथ आया है, जो बदलाव है वो तो इनके साथ आया है। तो मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि किसानों को पूरे समाज ने, पूरे देश ने प्यार दिया, हमदर्दी दी, लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला बैठ के, समझ के, इसके भीतर उतर के इन बिलों को समझें और इसको हम एक रास्ता दें, ताकि ये पूरे देश में एक नई आंदोलन, ये दोनों आंदोलन इकट्ठे जुड़े और ये इकट्ठे मिलके चलने की बात है। ठीक है सर, यहाँ पे मैं ये पूछूंगी कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की मार्केट्स की बात करूँ कि वहाँ के मार्केट में ये बिल आने से पहले, ये एक्ट आने से पहले क्या कुछ होता था, और अगर ये चीज़ आ जाती है, ये कानून आ जाता है, तो उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर मोटे मोटे तौर पे मैं समझाना चाहूँ। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की मार्केट है, मैं मंडियों की बात करूँगा, वहाँ पर भी फार्मर की यही शिकायत थी। अच्छा। कि जो आड़ती थे या जब हम मंडी में जाते थे, वो 1, 2, 3 कर देता है, ऑक्शन होती है। आप मंडी में जाते हैं, मंडी में आपका सेब है, आपकी सब्जी है, 10 रुपये किलो है, वही मार्केट में जब आपके घर में आके बिकती है वो 50 कहाँ हो जाती है। तो बीच में वो जो 400-500% का मुनाफा है वो आज तक हम नहीं पकड़ पाए।
हमें एक उम्मीद जगी है, एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, एक बदलाव की क्रांति है ये, कि एक बारी पता चले कि वो बीज का प्रॉफिट कहाँ जाता है। ना कंज्यूमर को उसका बेनिफिट हुआ, ना प्रोड्यूसर को बेनिफिट हुआ, तो बीज के मार्जिन कहाँ पे गायब हो रहे हैं। तो जब ये कृषि कानून आएगा, एक ताकत फार्मर के हाथ में जा रही है। जो जम्मू कश्मीर का फार्मर है, जम्मू कश्मीर का किसान है, वो देश के किसानों से अलग नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुदरत की देन है कि वहाँ पे सिर्फ एक चावल और गेहूं की बात नहीं होती, वहाँ पे और भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो जिनको हमें उम्मीद जागी है कि आगे ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आएंगे, एफपीओज बनेंगी, वहाँ पे भी वेयर हाउसिंग होगी, वहाँ पे भी आप समझें कि एक कोल्ड स्टोर की चेन्स डेवलप होंगी, तो एक नेशनल लेवल क्या इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर का किसान भी आके जुड़ेगा। आपने अभी बात की कि एक जो एफपीओज़ की, जो जिसकी प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, उसकी एक चेन डेवलप होगी और एक मतलब बहुत बड़े मात्रा पे ये काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा एफपीओ के बारे में बताइए, क्या कुछ है, कैसे देखें, क्या? ऐसा है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आज से 20 साल पहले पार्लियामेंट एक्ट में ये कंसीव किया गया कि फार्मर के साथ हमें जुड़ा है ये रामलाल श्यामलाल है, ये रामू है, ये शामू है। अब जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। एक स्पेशल प्रोड्यूसर एक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। 5-10 किसान अपना प्रूफ दें कि वो फार्मर हैं, वो एक प्रोड्यूसर कंपनी क्रिएट करते हैं। जो आपकी प्रोड्यूसर कंपनी है वो अंबानी की कंपनी के बराबर है, उसकी कंप्लायंस और इसकी कंप्लायंस सेम है, और कल को अगर वो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाती है तो वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का इख्तियार ले सकती है। और इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड होल्डिंग दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, 5-10 साल उंगली पकड़ के चलाया जाता है, और फिर इनको फंड्स दिए जाते हैं कि आप अपनी जो भी फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर डेयरी वाले हैं वो यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर वो खेती में कोई और एडिशन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक डिफरेंट स्कीम्स और फंड्स बना के रखे हैं। लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जब अकेले आदमी के बस की बात नहीं कि 20 लाख रुपया, 20 करोड़ रुपया एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट नहीं देगी, वो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देगी। और वो ताकत जो है वो उनके अंदर आती है क्योंकि उसके मालिक प्रोड्यूसर खुद हैं। शायद ये बदलाव जो है ये ट्रेडर्स को पसंद नहीं आ रहा। मैं ये बात कहना चाहूँगा सीधे तौर पे। आप देखें कि जो जब दूध के दाम हैं, कोको कोला का दाम है, वो आप समझें कि आधे लीटर की बोतल है, उसको हम कितनी खुशी के साथ ले लेते हैं। चिप्स है, उसको कितनी खुशी के साथ है। पिज़्ज़ा के दाम हम कभी नहीं पढ़ते, लेकिन कभी आप मटर ख़रीदने जाएं कि आपको 20 रुपये किलो मिले और एक दिन आपको 100 रुपये किलो मटर मिले, तो उस दिन शायद हम वो थैला छोड़ देते हैं। ये मानसिकता भी है, क्योंकि हमने कभी उस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है, दूध है, सब्जी है, गेहूं है, जो धरती से अनाज उगता है, हम उसको वैसी रिस्पेक्ट से नहीं देख पाए। और क्योंकि हमें हमेशा दीनहीन समझा गया, हमेशा समझा गया कि किसान है तो ये पैंट कमीज़ वाला नहीं हो सकता। तो आज जब वो किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा, ये कौन है? ये सीईओ है। किसका? एक किसान कंपनी का। तो वो भी एक मल्टीनेशनल सीईओ के बराबर आके बैठेगा और अपने हक की बात करेगा। तो ये सारी एम्पावरमेंट है। ठीक है, अभी आपने कहा कि एफपीओ का जो सीईओ होगा वो मल्टीनेशनल सीईओ के बराबर आके बैठेगा, तो क्या इससे ये आशंका और ये हम परसेंटेज जो बढ़ा सकते हैं कि जो आजकल का जो यंगस्टर है, जो यूथ है, वो इस कृषि क्षेत्र की तरफ ज़्यादा मतलब आकर्षित महसूस करें? बिल्कुल। आप देखें कि व्यापारी का बेटा व्यापारी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, फिल्म एक्टर का बेटा एक्टर, और किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ये एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब आप देखें कि कंपनीज़ की बात की जाती है, डायरेक्टरशिप की बात की जाती है, जब उन डायनामिक्स को किसान का बच्चा भी समझेगा तो वो उसके साथ जुड़ता है। और ये बदलाव मैंने भी फील किया। आप देखेंगे मैं खुद MBA हूँ, 2000 का तकरीबन 17-18 साल हो गए, और 17-18 साल से ही हमारी वाबस्तगी जो है वो कृषि क्षेत्र के साथ रही। हम देखें कि इस बदलाव को होते देख रहे हैं। आज की डेट में आप देखें कि अगर आप हमारे बॉर्डर्स की तरफ आएँ, जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, वहाँ पे हमारी औरतें जो हैं 17 से 18 वो पनीर बनाती हैं,
हमारी एफपीओ के अंडर, और हमारी वहाँ की जो बहनें हैं वो डायरेक्टर बन के एफपीओज में आई, और आज वो जो लोन रिव्यू कमेटीज़ हैं उनकी मेंबर बन के बैठ रही हैं। तो ये एम्पावरमेंट मिलती है। थोड़ी सी हिम्मत जो है वो हमारे दोस्तों को करने की ज़रूरत है। चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले दिन समझ आने वाली चीज़ नहीं। इसको इस्तेमाल करके आप देखें कि एक रास्ते पे चल के उस रास्ते की गुणवत्ता का पता चलेगा। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आप एमबीए हैं, आप पढ़े लिखे किसान हैं और आप किसानी करते हैं। 17-18 साल से आपने इसी लाइन को चूज़ किया है। तो ऐसा क्या मोड़ आया और ऐसा आपको क्या समझ में आया सर कि आपने जो है अपना एमबीए करने के बाद आपने एमएनसी के बजाय आपने जो है खेत में जाना ज़रूरी समझा? आप देखें कि मैं ये एक ज़ाती बात आपने पूछी है। मेरा ये मानना था कि जब हम 2000 प्लस में एमबीए की मैंने, उसके बाद हमारे काफ़ी एक दोस्त थे, और शायद आपको ये पता होगा कि उस समय पैकेजेस की बात होती थी कि किसी को लाख रुपए मंथली पैकेज मिला तो वो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, पुणे इस तरफ का रुख करते थे। लेकिन जब वो नौकरी से छूटते हैं तो उनका वो बिल्कुल बैलेंस ज़ीरो पे आ जाता है। जो मेहनत हम किसी कंपनी के लिए कहीं पे नौकरी करके करते हैं, अगर हम अपने एंटरप्राइज़ के ऊपर, अपने खेतों के ऊपर, अपनी कंपनीज़ के ऊपर, अपने ग्रुप्स के ऊपर करेंगे, तो शायद स्टार्टिंग में वो पैकेज मुझे नहीं मिलेगा 50,000, 1 लाख का, लेकिन 2, 4, 5 साल के बाद मैं देखूंगा कि वो मेरा कुछ अपना होगा, मेरी कंपनी होगी, मेरे एंटरप्राइज़ होगा, और जिसे मैं बड़ा होते देख रहा हूँ उसकी छाँव में पेड़ की मैं खुद भी बैठूंगा। ठीक है, तो आपने इसीलिए इस फील्ड को चुना। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ये बात पूछनी है आपसे कि क्या ये सच है कि जो व्यापारी हैं, जो आड़त लोग हैं, जो आज जिनकी आज सरकार जिनको बिचौलिया कह रही है और कांग्रेस कहती है कि नहीं जी ये तो किसान के साथी होते हैं, तो क्या इन्होंने सच में किसान के बच्चे को किसानी करने से वंचित रखा, उल जलूल की अपनी मतलब लाभ हानि की बातें करके? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक सच्चाई है जी। आप देखें कि दूध की बात से हम बीच में छूट गई थी। दूध के प्राइस को रोका जाता है कि 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो से ऊपर, लीटर से ऊपर नहीं बिकने दिया जाता। लेकिन जो हलवाई है वो उसी दूध से बर्फ़ी बना के उसको डबल ट्रिपल बेच देता है, क्योंकि दूध इनपुट है। दूध जब बिकेगा वो प्रोड्यूसर को या किसान को उसका बेनिफिट आना था, लेकिन हम उसके रेट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेडरों की देन है। अच्छा। लेकिन जब उससे कुछ उत्पाद बनता है, वो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को उसका बेनिफिट आता है, उसमें प्रोड्यूसर का रोल नहीं। तो मैं ये मानता था कि अभी हमने पीछे ये भी स्लोगन दिया कि दूध के ऊपर, खेती की उपज के ऊपर, इसमें पहला हक किसान का होना चाहिए। हमने मैक्सिमम बेनिफिट तो उसको देना चाहिए। आपने लस्सी बना के पी ली, आपने उसको एक फ्लेवर्ड मिल्क बना के पी लिया, आपने उसको थोड़ी सी एडिशन दी, लेकिन उसको आप 10 रुपये दे के आए, आपने 90 कमा लिए। तो ये कहीं पे तो कमियां तो थी। जो ट्रेडर्स पक्के पैर बैठे हुए हैं वो कभी भी इस चीज़ की प्रगति होते नहीं देख सकते। कभी आप देखें कि कोई आपदा आती है, बारिश आती है, ओले गिरते हैं, ट्रेडर की छत नहीं टूटती, किसान का खेत उजड़ता है। तो वहाँ पे वो उस घाटे को कवर करने के लिए क्यों नहीं आता? कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आज तक नज़र नहीं आते। आप देखेंगे किसान के हाथ हैं वो काले हो गए, और इन ट्रेडर्स के हाथ के 5 उंगलियों में अंगूठियाँ नज़र आएंगी। तो ये गैप सामने नज़र आता है। ये एक्सप्लॉयटेशन अब छुपने वाली चीज़ नहीं। तो इससे ये जो कुछ ना कुछ बदलाव, आप देखें जो 3 फार्म बिल आए हैं, आज हम दिसंबर 2020 में कैसे फैसला कर लें कि ये अच्छे थे या बुरे थे? हाँ, 2 साल के बाद कोई कमेटी बैठे, कोई रिव्यू कमेटी बैठे, सोशल ऑडिटिंग हो। क्यों हमारे ये जो संगठन है आज जो विरोध कर रहे हैं वो इनके ऊपर विजिलेंस क्यों नहीं रखते? डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट इसके ऊपर देखा जाए, सर्वे किया जाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक ऐसा टेस्ट पीरियड रखा जाए, लिटमस टेस्ट हो कि क्या सही कौन था, गलत कौन था। लेकिन वो चल के रास्ता तय किया जाएगा, रुक के नहीं। ठीक है, बस ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये कहना क्या इस समय सही होगा कि ये जो तीनों फार्म बिल हैं वो किसान के बेटे को, क्योंकि आपने एफपीओ की बात की इसलिए मैं एफपीओ पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, कि किसान के बेटे को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेगा ये तीनों कानून इस समय? क्या लगता है बदलाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पूछ रही हूँ। देखें, मैं ये थोड़ी सी आकर्षित करने से ऊपर की बात है। ये जो बदलाव आए हैं कृषि कानूनों में, ये कम से कम भी 30-40 साल टू लेट। अच्छा। इनको आज से 3 दशक पीछे आ जाना चाहिए था।
हम तो पिछला सफ़र कवर कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये इम्प्लीमेंट होंगे, जब नई स्कीम्स आ रही हैं, आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट पे भी एक शोर मचता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखें कि पिछले नोटबंदी के बाद कहें या उसके बाद आप कहें कोविड के आने के साथ एक हमारे समाज के अंदर बदलाव आया है। तो आप समझें कि डाउन साइजिंग हुई है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो है कि कितने हम कहते हैं कि जो मज़दूर थे घरों को वापस गए, कितने युवा घरों को वापस गए। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी रीअसेस कर रहे हैं इन बदलावों को। तो अगर आज की डेट में कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ता है, कोई नए सिस्टम के अंदर अपना काम करना चाहता है, जो अनपढ़ किसान था उसका पढ़ा लिखा बेटा, देखें ये दो कॉम्बिनेशन है। अगर पिछली जनरेशन थी वो इस चीज़ को नहीं समझ पाई, उसने हाथ से मजदूरी की, लेकिन आज जो उसका बेटा है वो पढ़ा लिखा है, वो इन बदलावों को समझेगा। और मेरे ख्याल से जो यूथ है, जो फार्मर, जो खेती के साथ जुड़ी हुई हमारी नौजवान जो यंग ब्लड है, वो इस चीज़ को समझेगी और अडॉप्ट भी करेगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ एक पढ़े लिखे किसान, MBA किसान, जो अपनी FPO चलाते। कितनी संख्या है सर आप? हमारी जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 FPOs हैं। हाँ। और हमारी 2 FPOs हैं जिसमें तकरीबन मेंबरशिप 3000 से ऊपर की। कितनी एक बहुत बड़ी बात है। और आपने हमारी बातचीत से आपने समझा कि किस तरीके से FPO जो है वो आज के लाइफ में, अगर आज के यंगस्टर्स की हम बात करें तो उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ। आशा करूँगी आप सभी को हमारी ये बातचीत पसंद आई हो। धन्यवाद।